तो क्या होता है कि ये सारी चीजें जो हम लोग डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एक बार शुरू से हम इसको बता दे रहे हैं, एक्चुअली ऑन नहीं था ये, कि देखो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फॉर द एग्जांपल हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होता है, वी आर ग्रुपिंग ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, ग्रुपिंग ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, एंड क्लासिफाइंग ऑल एक्टिविटीज। जब हम सारी एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज यानी हमारा जो वर्क है, ठीक है, उसको हम ग्रुप्ड करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं कि काम का नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या है, एम्प्लॉय की इफिशियंसी क्या है, स्किल्स क्या है। ठीक है, इस बेसिस पे हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज को हम ग्रुप करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में को हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये यूनिट्स क्या है, ये यूनिट्स हो सकती हैं कि पोस्ट या पोजीशन जो आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, किस बेसिस पे, नेचर ऑफ वर्क और एम्प्लॉय की स्किल्स के बेसिस पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बटे हैं। ये यूनिट्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये हो सकता है आपका पब्लिसिटी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को इस डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या एबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये जो पूरी चीजें एक हायरार्की बन रही है ना, ये जो टोटल हायरार्की बन रही है, यही होता है स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब इनको हम प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करवा देना है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये अपने एम्प्लॉयों से कैसे उस काम को कंप्लीट करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर कुछ रॉ मटेरियल्स घटते हैं तो हम उसको एक अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि आप इसलिए ऑथराइज्ड है इतने के लिए कि अगर कोई रॉ मटेरियल घटता है, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन घटती है, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इतनी अथॉरिटी भी हम इसको दे देंगे। जब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जितनी मात्रा, जितनी एडिक्वेट मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हमको देनी है एम्प्लॉय को, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कितनी अथॉरिटी देनी है। तो ये ओवरऑल फॉर्म जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे तो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक ऐसे ही डमी हायरार्की जनरेट कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिसिटी या एक डिपार्टमेंट। यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट भी ऐड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन को हम अपॉइंट किए हो। मार्केटिंग में हो सकता है सेल्स मैनेजर हो, ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट में हो सकता है रिसर्च मैनेजर हो। पब्लिसिटी में हो सकता है पब्लिसिटी मैनेजर हायर किया गया हो। अकाउंट में हो सकता है 2-3 पोस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट या इस तरह जो भी पोस्ट की हमें जरूरत हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक, क्वालिटी मैनेजर हो सकता है प्रोडक्शन में। मीन्स अगर उनको जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो वैसे यूनिट्स में उसको वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स में वो डिवाइड कर देंगे। ये क्या होगा, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, इट इज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। ठीक है, ये लोग कहाँ से यहाँ से लगाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर किससे जुड़ा है, इनका इन सब डिपार्टमेंट से रिलेशन है, और ये डिपार्टमेंट अपने अपने लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, इट इज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ऑल द पोस्ट, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो। ठीक है, देखिए ये रिलेशनशिप किस में बन रहा है, ये वर्टिकली बन रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी बन रहा है, और बॉटम टू टॉप। और हॉरिजेंटली कैसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप among jobs or a network of horizontal and vertical authority relationship designed to accomplish common objectives। ये जो हायरार्की बनी हुई है, क्या ये लोग अपनी अलग अलग गोल्स अलग अलग वर्क के लिए काम कर रहे हैं, नहीं। ये जो हायरार्की बनी है, ये जो नेटवर्क बना है, ये जो रिलेशनशिप बना है, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर गोल्स को या कोई ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एकम्प्लिश करने के लिए ही बना है। मीन्स all persons, all departments are interrelated, are connected with each other for the accomplishment of some common goal which is assigned by the organization। ठीक है, वो मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक गोल बनाया है, उस गोल को अचीव करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो हायरार्की बनती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, टॉप टू बॉटम, ये हायरार्की को ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसमें आगे देखेंगे। ये तो हमने समझ में आ गया कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने प्रकार के, कितने टाइप से, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम ये चीज आगे देखेंगे।
ये टाइप्स भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ देयर आर 3 ब्रॉड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पर्सनल ऑफ एन एंटरप्राइज. ठीक है, 3 ब्रॉड तरीके के बनते हैं, और भी फंक्शनल बेसिस पे हम बना सकते हैं. हम आगे देखेंगे, और भी जब आगे और डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ठीक है, अभी हम फॉर्म्स ऑफ सम ब्रॉड कैटेगरीज के देख लेते हैं. फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. मैम इसको कल पढ़ाइएगा. अच्छा ठीक है, ओके. ठीक है, हम देखेंगे दिस इज अ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ first is the line organization, line and staff organization, and functional organization. First is line organization. ठीक है, second is line and staff organization. Now third is now first is line organization, second is line and staff organization, third will be a functional organization. ठीक है, functional organization. Besides these traditional forms, there are two newer forms of organization. इसको भी हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये जो फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, जो टाइप्स हैं, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फॉलो होते ही होते हैं, बस कुछ न्यूअर फॉर्म्स भी डेवलप हुए हैं. ठीक है, वो क्या है? पहला है आपका ये न्यू फॉर्म बोल सकते हैं, या न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये क्या है? मैट्रिक्स. ठीक है, एक होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड क्या होता है? ये न्यूअर फॉर्म है. ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होता गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होते गए. ठीक है, ब्रॉड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रन करने लगा, तो अकॉर्डिंग टू द नीड ये बना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी. ठीक है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये दो न्यूअर फॉर्म्स बोल सकते हैं विच इज न्यूली एडेड इन द दिस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन एक बार देखेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन. इन सबको हम वन बाय वन अब देखेंगे. once you can see ओके. अब हम देखते हैं वन बाय वन.
line organization. Line of organization basically depend, it is an oldest concept. ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है. इसको हम मिलिट्री टाइप स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इट इज जस्ट सिमिलर टू द मिलिट्री टाइप इन्वायरमेंट. ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ऑल रूल्स रेगुलेशन आर फॉर्मली फॉलोड एंड क्लियरली उनको बता दिया जाता है कि ये रूल्स है, रेगुलेशन से आपको ये फॉलो करना है, इस स्ट्रेटजी से काम करना है. ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स ये होंगे. तो कहने का मतलब है ये ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यही हो गया, और मिलिट्री से इसको हम सिमिलर कर रहे हैं, तो मतलब यही हो गया कि ये बहुत ही टफ एंड बहुत ही हार्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होती है. ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट ही वर्टिकली सारी चीजें, सारी ऑर्डर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है. ठीक है, और लोग क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बातों को फॉलो करते हैं और सुनते हैं. तो हम एक बार इसको ऐसे एक्सप्लेन करके कह सकते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज मिलिट्री डिपार्टमेंटल, स्केलर और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. हम इसको मिलिट्री डिपार्टमेंटल, स्केलर एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, मिलिट्री, स्केलर, ठीक है, एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ organization. It signifies a direct chain of command from top to bottom. ये क्या करता है, अभी हम हायरार्की बनाएंगे. ये क्या करता है, टॉप टू बॉटम चेन फॉलो करता है. ठीक है, टॉप टू बॉटम अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चेन फॉलो करता है. ठीक है, एंड नाउ this form of organization is based on the scalar principle. ठीक है, and there must be a single head who commands at a given level of hierarchy. ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सिंगल हेड पे काम करता है. ठीक है, ये सिंगल हेड ही सभी को गवर्न करता है. ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं. यानी हम कह सकते हैं यहाँ अथॉरिटी क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, केवल टॉप मैनेजमेंट के ही हाथ में होती है. अगर कोई चीज, कोई स्ट्रेटेजी बदलनी है, कोई चीज पूछनी है, कोई आपको चेंजिंग चाहिए, कंट्रोलिंग करनी है, कुछ भी, तो भी सारा आप ऑर्डर ले सकते हो टॉप मैनेजमेंट से. विदाउट द परमिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट आप कोई भी चीजें खुद से या वर्टिकली डिपार्टमेंटल एडवाइजरी से आप काम नहीं कर सकते हो, जब तक टॉप मैनेजमेंट उसके लिए परमिशन ना दे दे. अब हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉलोड एंड व्हाट इज द हायरार्की ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मान लीजिए, तो वहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसकी लाइन एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी ये हम देखेंगे इससे. ठीक है, मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर है. ठीक है, इसको हम प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, और एक डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है. डिपार्टमेंटल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें एक मैनेजर है, और उस मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या है, हम अपनी हायरार्की डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इसमें एक फोरमैन हो सकते हैं. प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सकता है, अपने अंडर में फोरमैन को रखेगा. ठीक है, मीन्स ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा. ठीक है, इसको हम देख के समझ सकते हैं कि अंडर प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज एट एनी वन लेवल आर सिमिलर एंड डिविजन्स आर क्रिएटेड टू facilitated डिस्क्रिप्शन एंड कंट्रोल.
The units or divisions so created are self-contained and perform the assigned activity without any external assistance. ठीक है, मतलब ये है कि ये प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्योरिटी है क्योंकि सिंगल हैंड में अथॉरिटीज है, ये अपने अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड किए हैं। अब ये फोरमैन क्या करेंगे, दे विल नॉट बी फॉलोड ईच अदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सब बिकॉज दे आर बिलोंगिंग द सेम पोजीशन, सेम हायरार्की, एंड दे विल फॉलो the all the instruction which is given by a production manager means top management, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वन सिंगल लाइन इज गवर्निंग ऑल द पर्सन। ये सिंगल लाइन क्या कर रहा है, एक प्रोडक्शन मैनेजर ही सबकी रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी एंड पॉलिसीज को डिसाइड कर रहा है, और दिस फोरमैन आर ओनली लायबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टॉप मैनेजर, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट विल बी द डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन? Now second is departmental line organization. Okay, departmental line organization. What will be the hierarchy of the departmental line organization? Now under this form, different types of activities is performed in each department, working under the charge of a departmental head. ठीक है, means there are some top management, production manager, and in which there are many activities are performed. कहीं डाइंग का काम हो रहा है, कहीं मेल्टिंग का काम हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कहीं वेविंग का काम हो रहा है, प्रिंटिंग का काम हो रहा है, वेविंग, वेल्डिंग, means there are this is not a pure line organization because there are some top management and there in his hierarchy there are lot of work activities are performed, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, रिप्रेजेंट डिपार्टमेंटल लाइन मीन्स एक प्रोडक्शन हेड के अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं परफॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मीन्स ऑल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, ये डिपार्टमेंटल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी इनको डेलीगेट करेगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी चीजें होंगी, ये सभी टॉप मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, मीन्स वन हैंड में सभी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक पर्सन ही चारों डिपार्टमेंट्स को गवर्न कर रहा है, ठीक है, मीन्स टॉप टू बॉटम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अथॉरिटी फॉलो हो रही है, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट से ही हो रही है, यानी टॉप टू बॉटम ही हो रही है, ना कि वर्टिकल हो रही है। बस प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो हम इसको डिपार्टमेंटल लेवल में डिवाइड किए हैं, इसलिए इसको हम डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है, मीन्स ऑल डिपार्टमेंट्स आर liable to follow the production management's orders, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी हायरार्की क्या होती है। ओके, थैंक यू।